हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट थर्ड रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस में हमने आपको लास्ट जो चैप्टर पढ़ाया था वो था आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन हमने सीखा, ट्रांजैक्शन को हमने वहाँ भी रिकॉर्ड किया, लेकिन प्लस और माइनस के फॉर्म में वहाँ पर हमने ट्रांजैक्शन को आपको रिकॉर्ड करना सीखा। क्योंकि आप क्लास 10th में आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है, इसीलिए क्लास 11th में जब आपने कॉमर्स लिया तो उसमें अकाउंटेंसी में ये ना हो जाए कि सीधा हम आपको डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में बताएंगे सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपका चैप्टर जो था अकाउंटिंग इक्वेशन वो प्लस और माइनस के फॉर्म में दिया था आपका, कि जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं बिजनेस के अंदर उसको किस तरीके से प्लस करेंगे, कब प्लस करेंगे, कब माइनस करेंगे, ये हमने सीखा अकाउंटिंग इक्वेशन में। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद अब हम किसी भी ट्रांजैक्शन को प्लस और माइनस के फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्म में करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डेबिट एंड क्रेडिट का सारा रूल समझा दिया है, गोल्डन रूल ट्रेडिशनल अप्रोच से एंड मॉडर्न अप्रोच से। तो यहाँ पर मैंने आपको रूल भी लिख दिया है, जिसके सहारे से हम सारे ट्रांजैक्शन को डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे, ना कि प्लस माइनस के फॉर्म में। अब जो भी इसके आगे मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद जिस भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होगा वो अब सिर्फ और सिर्फ डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्म में होगा। तो डेबिट एंड क्रेडिट का सारा रूल्स आपको मैंने बता दिया है, और क्यों डेबिट को डेबिट बोला जाता है, क्रेडिट बोला जाता है, कहाँ से आया है, डेबिट आया है डेबेर से, क्रेडिट आया है क्रेडेर से, है ना, और डेबिट को डीआर क्यों लिखते हैं, सीआर क्यों लिखते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने सब कुछ बात कर लिया है, सारे रूल्स की बात हमने बात कर ली है। अब इन्हीं रूल पर हम किस तरीके से जर्नल एंट्री बनाएंगे, यानी किस तरीके से इन ट्रांजैक्शन को डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्म में हम रिकॉर्ड करेंगे, वो आज हम सीखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपका। देखिए, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये आपके डीके गोयल के बुक में लिखा होगा कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्यों लिखता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री? तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब होता है जर्नल, और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले ट्रांजैक्शन को हम यहीं रिकॉर्ड करते हैं। यानी जो ट्रांजैक्शन होता है तो हर ट्रांजैक्शन का एक सोर्स डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। इस यूनिट के शुरुआत में हमने पढ़ा था कि हर ट्रांजैक्शन का सोर्स डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है, और सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद से हम उसे वाउचर पे चढ़ाते हैं, जिसमें वाउचर में ये तय होता है कि किसे डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है, और फाइनली फिर हम इसको जर्नल बना करके डेबिट एंड क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इसलिए कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रांजैक्शन को सोर्स डॉक्यूमेंट से यहाँ पर जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद हम उसको जर्नल बना के रिकॉर्ड करेंगे। आप याद करो अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बाद हमने उसे रिकॉर्ड किया। तो अब हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो हुआ है बिजनेस में उसे हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी जर्नल एंट्री बना करके हम उसे रिकॉर्ड करना सीखेंगे। तो अब हम उसी प्रोसेस पे आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या, हम उसी प्रोसेस पे लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जितनी भी बातें उस प्रोसेस के बीच में आता है वो हम तमाम बातें आपको समझाते हुए चल रहे हैं। जैसे इसमें सोर्स डॉक्यूमेंट आया, वो उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए ज़रूरी था, वाउचर जानना ज़रूरी था, टाइप्स ऑफ वाउचर जानना ज़रूरी था, फिर आपको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट जानना ज़रूरी था, तभी तो आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे ना। तो देखिए, कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड आप तभी करोगे जब वो किसी न किसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होगा। तो यहाँ पर आपका रूल्स दिया है, अपने मन से हम कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि जैसा आपका अकाउंटिंग कहता है कि जो डेबिट क्रेडिट का रूल कहता है उसी पर हम सारे ट्रांजैक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, अब हम वन बाय वन करके सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन हम रिकॉर्ड किस ऑर्डर में करेंगे? तो याद रखिएगा, जब हम जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करेंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि डेट वाइज ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। जैसे मान लो कि आपने 1 जनवरी को यहाँ पर, सबसे पहले ये फॉर्मेट है आपका। चलिए, फॉर्मेट के सहारे से ही हम आपको सारी बातें समझाते हैं। सबसे पहले ये आपका फॉर्मेट आपको हमने बना दिया है। 5 कॉलम होते हैं टोटल, यहाँ पर 1 2 3 4 5। सबसे पहला जो कॉलम है आपका वो है आपका डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर का कॉलम, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन को हम लिखेंगे। फिर आपका थर्ड कॉलम जो है वो है आपका लेज़र फॉलियो का कॉलम, जिसको हम शॉर्ट में एलएफ लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पर
अमाउंट डेबिट, यानी जिसको डेबिट करेंगे हम यहाँ लिखेंगे, और अमाउंट क्रेडिट यानी जिसे हम क्रेडिट करेंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जर्नल एंट्री जो हम बनाएंगे वो आपका किस कंसेप्ट पे बेस्ड, तो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे बेस्ड है, यानी हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं, एक को हम बोलते हैं डेबिट और दूसरे को हम बोलते हैं यहाँ पर क्रेडिट। तो जो भी रिकॉर्ड करेंगे हम डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्म में यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन को, और डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमेशा हमेशा आपका इक्वल होगा, बराबर होगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की अगर हम बात कर रहे थे कि हर ट्रांजेक्शन को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करेंगे रिकॉर्ड, एक एक करके कॉलम भी हम समझाएंगे। सबसे पहले आप समझिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। कोई भी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे, मान लो 1 जनवरी को कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो 1 जनवरी का ट्रांजेक्शन यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे। मान लो 3 जनवरी को फिर एक ट्रांजेक्शन हुआ तो उससे हम 3 जनवरी को करेंगे। फिर 5 जनवरी को कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो उससे हम यहाँ करेंगे। फिर मान लो 6 जनवरी को कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो उससे हम ऐसे रिकॉर्ड करेंगे। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का कहने का मतलब क्या है, देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या है, डेट वाइज रिकॉर्ड करना। अगर यहाँ पर 1 जनवरी को कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो हम रिकॉर्ड कर देंगे 3 जनवरी को, 5 और 6। लेकिन मान लीजिए कि आप ऐसा हुआ कि ट्रांजैक्शन को हम उल्टा कर देते हैं। मान लीजिए कि 3 जनवरी को ट्रांसफ़र हुआ और फिर 5 जनवरी को और फिर 6 जनवरी को ट्रांजैक्शन हुआ, लेकिन हम 3 जनवरी के को जो ट्रांजैक्शन हुआ था उसको 3 जनवरी को यहाँ ना लिख के हम यहाँ 5 जनवरी को लिख देंगे और यहाँ 3 जनवरी को लिख देंगे। तो क्या ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है? क्या ये डेट वाइज है? क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि ट्रांजैक्शन को किस ऑर्डर में होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब डेट वाइज, यानी पहले 1 तारीख, फिर 3 तारीख और फिर इसके बाद 5 तारीख का होगा। ना कि आप 3 तारीख को ऊपर कर दो या आप 3 तारीख को यहाँ कर 6 तारीख को यहाँ कर दो और 3 तारीख को यहाँ कर दो। इस तरीके से रिकॉर्ड नहीं करना है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। अगर इस तरीके से आप रिकॉर्ड करोगे ट्रांजैक्शन को तो डेबिट और क्रेडिट तो मैच करेगा, ये तो आपका देखने में बिल्कुल सही लगेगा, लेकिन ऑर्डर गड़बड़ा जाएगा तो इसमें आपका मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि ये गलत ऑर्डर है। 1 नंबर का सवाल पूछता है कि जो भी हम ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं वो किस ऑर्डर में करते हैं, तो आंसर होगा हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। यानी देखिए पहले 1 तारीख का ट्रांजैक्शन 1 तारीख को, फिर कितने तारीख का, 3 तारीख का पहले होगा ना, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 तारीख लिखेंगे। यहाँ पे जो है हम क्या लिखेंगे, 3 तारीख लिखेंगे। इसके बाद कौन सा तारीख था, 5 तारीख, तो यहाँ, और फिर 6 तारीख को हुआ होगा तो 6 तारीख को, यानी 1 3 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। इसे ही हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल में आपका ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। क्यों क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम रिकॉर्ड करते हैं, तो क्रोनोलॉजिकल में रिकॉर्ड करने का ये मकसद है हमारा कि ये 5 तारीख यहाँ और 3 तारीख यहाँ नहीं। अगर आप ऐसे रिकॉर्ड करोगे ट्रांजैक्शन को तो जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग का, जो अकाउंटिंग का विश्वसनीयता है वो कम हो जाएगा। आप क्या ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो अकाउंटिंग जो है वो सारे ट्रांजैक्शन को, मतलब ये जो है ऑथेंटिक प्रूफ है कि हाँ ट्रांजैक्शन हुआ है, बिल्कुल सही तरीके से हुआ है। यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग पे भरोसा करते हैं। तो अगर आप डेट को इधर उधर कर दोगे तो इसका मतलब क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है कि आपने डेट चेंज कर दिया, आपने 5 तारीख को क्यों किया, जब ट्रांजैक्शन हुआ था तभी करना था, हेर फेर क्यों कर रहे हो। तो इससे अकाउंटिंग का जो विश्वसनीयता है वो कहीं ना कहीं कम होता है। इसीलिए जो भी ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करोगे वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करोगे, यानी पहले 3 तारीख, फिर 5, फिर 6 और उसके बाद 7 8 9 10, ऑर्डर को चेंज नहीं करोगे। तो ये आपका कहलाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सारा मतलब हम आपको थ्योरेटिकल में अलग अलग इसका फीचर्स वगैरह लिख करके नहीं समझा रहे हैं, सीधा आप यहाँ पे समझो। बाकी आपको सारी चीज़ें नोट्स में आपको मिल जाएंगे कि क्या डेफिनेशन है, क्या फीचर्स है, ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा जब आप जर्नल को बनाओगे। चलिए, फिर जहाँ दिक्कत होगा आप पूछोगे हमसे। तो सबसे पहला है आपका यहाँ पर डेट। अब हम ट्रांजैक्शन जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 1 से समझाना स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन को। चलिए, जो बातें होगा, जितना भी थ्योरेटिकल बात होगा हम यहीं पे करेंगे। सबसे पहले डीके गोयल के बुक से एग्जाम्पल नंबर 1 निकाल लीजिएगा आप लोग। और एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है
इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन जर्नल ऑफ सियाराम एंड सन्स। तो सियाराम एंड सन्स जो है वो सोलो प्रोप्राइटर है बिजनेस का। अभी हम किस बिजनेस का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं? सोलो प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस को। तो जितना भी क्लास 11th में हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे वो सोलो प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस का है, पार्टनरशिप का या कंपनी का नहीं है, सोलो प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस का है। तो बिजनेस में सबसे पहला ट्रांजेक्शन हुआ था, सियाराम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 2019। तो डेट के कॉलम में लिख दीजिए 2019। पहला ट्रांजेक्शन जो है आपका वो है जनवरी 1 को। तो यहाँ पर आप लिखिए डेट के कॉलम में जनवरी 1। यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन हुआ है कि बिजनेस के ऑनर ने, बिजनेस का ऑनर कौन है? सियाराम एंड सन्स। इसने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस में कितना कैश लगाया है? तो 50,000 रुपये कैश लगाया है। पहले हम आपको मतलब समझाएंगे कि ये ट्रांजेक्शन किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। देखिए, आप अकाउंटिंग इक्वेशन तो पढ़ चुके हैं और आपको मैंने रूल भी समझाया है। हम जो भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। और बिजनेस का जो ऑनर है, अभी ऑनर कौन है? तो सियाराम एंड सन। हम इसको एस लिख देते हैं समझने के लिए। इसका मतलब सियाराम एंड सन, ये बिजनेस का ऑनर है मान लो। और हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। अब पहला ट्रांजैक्शन को हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे वो देखिए। अब पहले ट्रांजैक्शन यानी सियाराम जो है बिजनेस स्टार्ट किया है, इसको हम डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, अब पहला ये समझिए। तो जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। और बिजनेस और ऑनर दोनों अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो मैंने आपको यूनिट 2 में बताया था। तो सारी बातें आपको याद रखनी होंगी, ध्यान में रखना होगा। फिलहाल यहाँ पे हम आपको सारी बातें बोल भी देंगे। अब देखिए, ऑनर जो बिजनेस में लगाता है पैसा, कैश जो इन्वेस्ट करता है, उसे हम कहते हैं कैपिटल। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में भी हमने पढ़ा है कि बिजनेस में जब कैश ऑनर लगाता है तो बिजनेस का कैश बढ़ता है और बिजनेस का इंटरनल लायबिलिटी यानी कैपिटल भी बढ़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बिजनेस में ऑनर ने कैश लगाया। कैश कितना लगाया? 50,000 रुपये का कैश लगाया। तो बिजनेस में कैश आया, यहाँ लिखते हैं हम कैश। बिजनेस में 50 कैश आया। कैश क्या होता है? एसेट होता है। अगर एसेट है तो किस कैटेगरी में आ जाएंगे रूल में? हम आपको लास्ट वीडियो में बताए थे कि जो भी एसेट है वो आपका रियल अकाउंट के अंदर आता है। तो बिजनेस में कैश आया, बिजनेस में कैश आया। देखिए, कम्स इन हुआ। क्या हुआ? बिजनेस में कैश आया, कम्स इन मतलब बिजनेस में 50,000 का कैश आया। तो हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। डेबिट व्हाट? कम्स इन। बिजनेस में कैश आया तो हम क्या कर देंगे? कैश जो आया है यानी कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट। और यहाँ पर हम ऐसे करके यहाँ लिख देंगे DR मतलब डेबिट। इसको हमने डेबिट कर दिया। डेबिट के इस साइड में ऑटोमेटिकली जो है ना वो बाय होता है। यहाँ पर क्या होता है, अगर आप थोड़ा देखोगे, इसको हटाते हैं हम, तरीके से एकदम समझते हैं। बाय कैश अकाउंट ऐसे हम लिख सकते हैं डेबिट साइड में। लेकिन चूंकि यहाँ पर आप बाय लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम बाय नहीं क्यों लिखते हैं फिलहाल अभी आपको समझाएंगे। तो यहाँ लिखे बाय कैश अकाउंट, DR डेबिट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि कैश जो है वो एसेट है और बिजनेस में आया है तो डेबिट कर देंगे। किसको? कैश को, क्योंकि वो कम्स इन हुआ है, बिजनेस में आया है। तो डेबिट व्हाट? कम्स इन। बिजनेस में कैश आया तो हम डेबिट कर दिए। अब बिजनेस में का लायबिलिटी भी बढ़ गया 50,000 से। ऑनर का पैसा कितना है बिजनेस में? 50,000। और इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल बिजनेस में के लिए इंटरनल लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस और बिजनेस का ऑनर दोनों अलग अलग है। इसीलिए जो इन्वेस्ट किया कैपिटल ऑनर ने यानी सियाराम एंड सन ने, वो 50,000 रुपये कैपिटल है तो बिजनेस का इंटरनल लायबिलिटी बढ़ गया। और बिजनेस का देखिए यहाँ पर रूल क्या कहता है कि जब लायबिलिटी बढ़ता है, जब लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। ठीक है, जब लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट सियाराम
सन्स कैपिटल अकाउंट भी हम यहाँ पे लिख सकते थे, लेकिन चूंकि ये बिजनेस का सोल प्रोप्राइटर है, एक सिंगल ऑनर है सियाराम, इसीलिए यहाँ पे सियाराम एंड सन्स कैपिटल अकाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिंगल ऑनर है और उसी का सारा जनरल एंट्री बना रहे हैं, तो हमको पता है कि ये कैपिटल सियाराम एंड सन्स का है, इसलिए सीधा हम यहाँ पे लिख दिए टू कैपिटल। कैपिटल बिजनेस का इंटरनल लायबिलिटी है और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। एक और इसका, अगर ये तो मॉडर्न अप्रोच से मैंने बताया, अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से चलना है तो ऑनर ने बिजनेस में पैसा लगाया तो कैश आया। अब देखो ऑनर कौन है, पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट का मतलब यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, इस तरह से लिखते हैं क्रेडिट द गिवर। गिवर है, कौन गिवर है, ऑनर जो है वो गिवर है, किसको दिया, बिजनेस को दिया, इसीलिए हम ऑनर का अकाउंट को जो कि कैपिटल है उसको हम यहाँ पे क्रेडिट कर दिए। क्लियर है बात। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे बाय कैश और यहाँ पे टू कैपिटल। अब यहाँ पर आपको टू लिखना ही होगा, इस कैश और थोड़ा सा धक्का मार के आगे यहाँ पर नीचे साइड में लिखिएगा टू कैपिटल, बराबर बराबर नहीं, कैश और टू कैपिटल एक साथ नहीं, बल्कि थोड़ा सा साइड हट करके यहाँ लिखिएगा टू कैपिटल। तो ये हो गया आपका ऊपर वाला डेबिट साइड और नीचे वाला टू जो है वो आपका हो गया क्रेडिट साइड। अब यहाँ पर टू है ही, टू आपको लिखना ही है, तो यहाँ बाय लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिक ये समझा जाएगा कि यहाँ पर बाय है, ये अंडरस्टूड है कि अगर यहाँ पर टू है तो यहाँ पे बाय होगा, तो बाय 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 बार बार क्यों लिखेंगे, बाय 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 बार बार लिखने की हर ट्रांजेक्शन में ज़रूरत नहीं है। तो इस ट्रांजेक्शन का यानी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश जो ट्रांजेक्शन है, बिजनेसमैन ने, सियाराम एंड सन्स ने बिजनेस में 50,000 रुपये लगाया और बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस में कैश आया, रियल अकाउंट के रूप से डेबिट वाट कम्स इन, डेबिट कर दिए कैश अकाउंट को, और टू क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे हम कैपिटल को क्रेडिट कर दिए क्योंकि कैपिटल आपका पर्सनल अकाउंट है। अगर मॉडर्न अप्रोच से चलना है तो कैपिटल आपका इंटरनल लायबिलिटी भी है और लायबिलिटी जब इंक्रीज होता है तो हम क्रेडिट करते हैं। तो एक पर्सनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट द गिवर हम क्रेडिट कर दिए, और मॉडर्न अप्रोच से अगर हम बात करें तो यहाँ पर कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी है और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, तो हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। क्लियर है बात। कितना बिजनेस में लगाया, 50,000 रुपये, तो बिजनेस में कैश आया, डेबिट साइड में लिखेंगे, ये आपका लेजर फॉलियो कॉलम है और ये आपका डेबिट साइड में 50,000 रुपये हम यहाँ लिख दिए डेबिट साइड में, और क्रेडिट में कितना है तो उतना ही जितना बिजनेस में आया है, तो यहाँ पर भी हम क्रेडिट साइड में भी 50,000 रुपया लिख दिए। बिजनेस में कैश बढ़ा 50,000 से, बिजनेस का इंटरनल लायबिलिटी बढ़ा 50,000 से, तो डेबिट वाला डेबिट साइड में, क्रेडिट वाला क्रेडिट साइड में, दोनों हमने लिख दिया। यहाँ पर डेट का कॉलम, पार्टिकुलर में हम ट्रांजेक्शन का सारा डिटेल लिखेंगे। लेज़र फॉलियो में क्या लिखेंगे, इस ट्रांजेक्शन को जब हम क्लासिफाई करेंगे, जब लेज़र में ट्रांसफ़र करेंगे, तो उस लेज़र जिस पेज नंबर पे वो इसका अकाउंट खुलेगा, मान लीजिए पेज नंबर 1 पे या 2 पे या 3 पे इसका अकाउंट खुलता है, तो वो पेज नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे। फिलहाल हम इसको ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं और कोई आपका यहाँ पर लेज़र अकाउंट नहीं बना रहे हैं, तो ये कॉलम आपका खाली रहेगा, ये डेबिट का कॉलम और ये क्रेडिट का कॉलम। अब ये ट्रांजेक्शन जो हुआ है इसका हम ब्रीफ में शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। क्या एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। शॉर्ट में इसको ब्रीफ में हम एक्सप्लेन करेंगे कि ऊपर क्या हुआ है। तो या तो आप इसको हम बोलते हैं नरेशन लिखना, नरेशन लिखेंगे कि क्या हुआ है। तो बिजनेस स्टार्ट किया है सियाराम ने, तो हम लिखेंगे बीइंग करके हम नरेशन को लिखते हैं, बीइंग करके या आप फॉर करके भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। बीइंग क्या हुआ है ऊपर, तो यहाँ बिजनेस स्टार्ट किया गया है कैश में, तो लिखेंगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। बिजनेस स्टार्ट किया है गया है कैश में, तो इसे जो हम ब्रैकेट में लिखे हैं इसे हम नरेशन कहते हैं। नरेशन क्या होता है, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी ट्रांजेक्शन का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन को हम नरेशन बोलते हैं। तो 1 नंबर का आपका क्वेश्चन में आएगा कि शॉर्ट एक्सप्लेनेशन जो ट्रांजेक्शन का उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम नरेशन कहते हैं। ये नरेशन आपको लिखना ज़रूरी है, अगर आप नरेशन नहीं लिखोगे तो आपका 50% मार्क्स जो है वो कट जाएगा। तो रिकॉर्ड कर दिया पहले ट्रांजेक्शन को। अब ट्रांजेक्शन नंबर 2, बार बार हम इस ट्रांजेक्शन को आगे आने वाले क्वेश्चन में भी करते रहेंगे, तो आपको और क्लियर होता जाएगा। फिलहाल अब है दूसरा ट्रांजेक्शन, बिजनेस में क्या हुआ है। नरेशन लिखना ज़रूरी है बच्चे, याद रखिएगा।
दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है अब समझाएंगे। चलिए यहाँ पर हम बना ही देते हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी करते हैं, ऑनर को अभी भूल जाइए, ऑनर का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर अभी। चलिए अब दूसरा ट्रांजेक्शन जो है वो कितने तारीख का है? 2 तारीख का है। परचेज गुड्स फॉर कैश, 2 जनवरी को परचेज गुड्स फॉर कैश। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहे हैं, 1 तारीख के बाद 2 तारीख, ना कि 2 तारीख बाद में 1 तारीख का नीचे कर देंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, गलत हो जाएगा। 2 तारीख का ट्रांजेक्शन तो क्या कहता है? परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश में बिजनेस ने कैश में सामान परचेज किया, तो बिजनेस में क्या आया? आपका गुड्स परचेज किया। अब देखिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे चूँकि गुड्स परचेज किया है तो स्टॉक बढ़ा है यहाँ पर, तो यहाँ हम लिख देंगे गुड्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, बाय नहीं लिखेंगे, गुड्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। और कैश में परचेज किया है तो कैश बिजनेस से जाएगा, बिजनेस में गुड्स आया और कैश चला गया, तो गुड्स आया बिजनेस में, गुड्स के जगह पर हम क्या लिखेंगे? इसी गुड्स की जगह पे हम गुड्स ना लिख करके हम परचेज लिखेंगे। यहाँ पे कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे? परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे अभी हम बताते हैं। देखिए जब भी बिजनेस में गुड्स खरीदा जाता है, अगर हम परचेज की बात करें बिजनेस में, जो कि हम आपको पहले ही जब हम आपको यूनिट 1 पढ़ा रहे थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जब परचेस का मतलब होता है गुड्स परचेस और सेल का मतलब होता है गुड्स को सेल करना, तो इसका मतलब हम गुड्स की जगह पे यहाँ पे हम परचेस लिखेंगे। अब परचेज जो है आपका नॉमिनल अकाउंट होता है बच्चे, याद रखना। कौन से अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। लेकिन बिजनेस में गुड्स आ रहा है तो बिजनेस का स्टॉक बढ़ रहा है। अकाउंटिंग इक्वेशन में आपका जब भी गुड्स परचेज करते थे तो स्टॉक में प्लस करते थे, तो यहाँ पर बिजनेस में जब गुड्स आ रहा है तो उससे हम क्या करेंगे? यहाँ पर स्टॉक बढ़ेगा और स्टॉक करंट एसेट होता है, तो स्टॉक अगर करंट एसेट होगा तो हम नॉमिनल अकाउंट के रूल से यहाँ पर नहीं चलेंगे, बल्कि हम ये मानते हुए चलेंगे कि गुड्स परचेज कर रहा है बिजनेस तो स्टॉक बढ़ रहा है, और स्टॉक बढ़ रहा है तो यहाँ पर हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। स्टॉक बढ़ रहा है तो स्टॉक एसेट होता है और एसेट रियल अकाउंट के अंदर आएगा, और अगर आ रहा है बिजनेस के अंदर कम्स इन तो इसे हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। इसीलिए यहाँ पर हमने परचेज को डेबिट किया। किस सेंस में? तो स्टॉक बढ़ने के सेंस में। स्टॉक एसेट होता है इसीलिए डेबिट व्हाट कम्स इन, हमने परचेज को डेबिट किया। क्लियर है बात? अब क्रेडिट क्या करेंगे? तो भाई कैश जा रहा है बिजनेस से कैश जा रहा है, तो कैश क्या है? आपका रियल अकाउंट है, एसेट है, और जा रहा है गोज आउट, तो कैश को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से जो भी एसेट जाएगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो कैश जा रहा है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। थोड़ा सा साइड हटके, टू कैश अकाउंट, किस रूल से? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे लिख दिया कितना का बिजनेस कैश परचेस कर रहा है, तो 20,000 रुपये का यहाँ पर परचेस कर रहा है, तो डेबिट साइड आपका 20,000 रुपया, क्रेडिट साइड भी आपका कितना? 20,000 रुपया। डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल होगा, कभी भी ये डिसमैच नहीं हो सकता है। ट्रांजेक्शन नंबर 2 को रिकॉर्ड कर लिया। डेबिट वाट कम्स इन, डेबिट में, और क्रेडिट वाट गोज आउट। लिख दीजिए नरेशन, बीइंग परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, नरेशन लिख दीजिए। बस हो गया ये ट्रांजेक्शन। अब थर्ड ट्रांजेक्शन क्या कहता है? 4 जनवरी को, 4 जनवरी को, यहाँ लिख दीजिए जनवरी 4, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहे हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। अब यहाँ पर आपका सुभाष से गुड्स परचेज किया है, बिजनेस ने गुड्स परचेज किया है, लेकिन इस बार सुभाष से किया है। ये जो बंदा है, मान लो ये सुभाष है, इससे बिजनेस ने गुड्स परचेज किया है। इसके पहले कैश में परचेज किया था तो बिजनेस से कैश चला गया था। इस बार कहीं भी आपका ट्रांजैक्शन में ये नहीं लिखा हुआ है कि कैश में परचेज किया है, नाम लिखा हुआ है। तो एक बात तो तय है कि चाहे बिजनेस उधार में खरीदे चाहे कैश में खरीदे, स्टॉक तो बढ़ेगा, और स्टॉक बढ़ेगा तो किसे डेबिट करेंगे? गुड्स अकाउंट को नहीं डेबिट करेंगे, बल्कि यहाँ पे हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि गुड्स की जगह पे हम क्या लिखते हैं? परचेज लिखते हैं। परचेज का मतलब ही होता है गुड्स परचेज। क्लियर है बात? तो यहाँ पे परचेज अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, क्योंकि बिजनेस में गुड्स आया। कौन दिया? सुभाष दिया। ठीक है, ये तो डेबिट क्यों किया? डेबिट वाट कम्स इन, रियल अकाउंट के रूल से, स्टॉक बढ़ने के सेंस में डेबिट वाट कम्स इन। परचेज को हमने डेबिट कर दिया।
क्रेडिट किसको करेंगे? एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट होगा ही होगा। हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट, एक डेबिट एक क्रेडिट, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो अब दिया कौन? सुभाष ने दिया। सुभाष कौन है? पर्सन है, तो किसके अंदर आएगा? पर्सनल अकाउंट के अंदर। और दे रहा है, बिजनेस को दे रहा है। सुभाष किसको दे रहा है? बिजनेस को दे रहा है। तो सुभाष कौन है? गिवर है। अगर गिवर है तो क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर हम सुभाष को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सुभाष। सुभाष को हम सीधा क्या कर देंगे? यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। कितने का जो है गुड्स परचेस किया गया है? 12,000 रुपये का गुड्स जो है परचेस किया गया है। तो डेबिट साइड भी 12,000 लिखिएगा और क्रेडिट साइड भी कितना हो गया? 12,000। तो यहाँ पर फिर से कौन सा रूल? डेबिट क्यों किया? डेबिट वाट कम्स इन, स्टॉक बढ़ा, और सुभाष पर्सनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट द गिवर, इसलिए हम क्रेडिट कर दिए। क्लियर है बात यहाँ पे? तो परचेस टू सुभाष, परचेस अकाउंट डेबिट टू सुभाष, ये आपका बनेगा। अब नरेशन लिख दीजिएगा। बीइंग परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में आपने सामान परचेस किया तो लिख दीजिएगा बीइंग परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट, या फिर आप लिख सकते हैं बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम सुभाष ऑन क्रेडिट। दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर शुरुआत में समझने के लिए आप बीइंग करके यहाँ पे क्वेश्चन भी आप उतार सकते हैं। तो बीइंग परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट यह भी लिख सकते हैं, बीइंग परचेस गुड्स फ्रॉम सुभाष ऑन क्रेडिट ये भी आप लिख सकते हैं। चलिए, इसके बाद कितने तारीख का है ट्रांजेक्शन? तो ट्रांजेक्शन है आपका 4 तारीख हो गया, अब 5 तारीख। ध्यान रखिएगा, देखिए हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहे हैं। 1 तारीख, फिर 2 तारीख, फिर 3 तारीख, फिर 5 तारीख। हम डेट को बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे हैं। चलिए, 5th नंबर क्या कहता है? 5th नंबर मतलब 5 जनवरी का ट्रांजेक्शन क्या कहता है? परचेज फर्नीचर फॉर कैश। आप बुक लेके सामने में रखिएगा। परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर परचेस कर रहा है बिजनेस। देखिए, अब बिजनेस कैश में फर्नीचर परचेस कर रहा है, तो बिजनेस में फर्नीचर आएगा। फर्नीचर बिजनेस के लिए क्या होता है? एसेट होता है। अगर एसेट है तो आ जाइए, कहाँ पर आ जाइए? यहाँ पर रियल अकाउंट में आ जाइए। रियल अकाउंट, एसेट जो भी आता है वो रियल अकाउंट में आता है। बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, कम्स इन हो रहा है, तो डेबिट करेंगे। फर्नीचर को यहाँ पे क्या कर देंगे? हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि कम्स इन बिजनेस में आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब आप कहोगे सर यहाँ पे क्या हम परचेज नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं? नहीं, जब गुड्स परचेज करिएगा तो परचेज का इस्तेमाल करिएगा, जब गुड्स सेल करिएगा तो सेल्स का इस्तेमाल करिएगा। फिलहाल यहाँ पे हम परचेज कर रहे हैं तो गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज का इस्तेमाल। यहाँ भी गुड्स परचेज किया था। गुड्स मतलब जो सामान को खरीदा ही गया है बेचने के लिए, उसे हम गुड्स कहते हैं और उसके लिए हम परचेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन फर्नीचर जो है वो हम बेचने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि बिजनेस को चलाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए हम कर रहे हैं। तो फर्नीचर बिजनेस के लिए एसेट है, और जब आप एसेट परचेज करिएगा तो आप परचेज ना लिख करके एसेट का नाम लिखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, क्या परचेज, एसेट के तौर पे क्या परचेज कर रहे हैं? फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, तो आप फर्नीचर का नाम लिखिएगा। अगर यहाँ पे आप परचेज लिख दीजिएगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि गुड्स परचेज कर रहे हैं, जबकि गुड्स नहीं परचेज कर रहे हैं, आप एसेट परचेज कर रहे हैं। तो एसेट परचेज कर रहे हैं तो एसेट का नाम लिखाएगा। यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट, रियल अकाउंट के रूल से डेबिट वाट कम्स इन, बिजनेस में आया है फर्नीचर तो हम इसको डेबिट कर दिए, डेबिट कर दिए। कैश में परचेस किया तो बिजनेस से कैश चला जाएगा। कैश किस अकाउंट में आएगा? कैश बिजनेस के लिए एसेट है तो रियल अकाउंट में आएगा, और जा रहा है कैश बिजनेस से तो क्रेडिट वाट गोज आउट। इसीलिए हम क्या कर देंगे यहाँ पर टू कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। बिजनेस में फर्नीचर आया, डेबिट वाट कम्स इन, एंड बिजनेस से कैश चला गया, क्रेडिट वाट गोज आउट। तो एक एसेट आया और एक एसेट गया, तो डेबिट वाट कम्स इन एंड क्रेडिट वाट गोज आउट। क्लियर है? अब कितने का जो है वो फर्नीचर परचेस किया गया है? अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, हर चीज़ का जो आपका वैल्यू है वो मनी में होना चाहिए। तो 6,000 रुपये का हमने फर्नीचर परचेस किया है, तो 6,000 रुपया हमने डेबिट में भी लिख दिया, 6,000 क्रेडिट में भी लिख दिया हमने 6,000। आप देखोगे अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट डेबिट और क्रेडिट हमेशा मैच कर रहा है। आप डेबिट साइड में देख लो और क्रेडिट साइड में, हमेशा ये मैच करेगा। इसके बाद 10 तारीख का, 10 जनवरी को क्या हुआ है? पेड कैश फॉर टू सुभाष। सुभाष को जो है वो कैश पेड कर रहे हैं।
देखिए यहाँ पर 12,000 रुपये का सुभाष से उधार में हम परचेज़ किए थे, लेकिन अब जो है हम 8,000 रुपये उसको पेड कर रहे हैं सुभाष को। सुभाष कौन है? आपका पर्सन है एक, तो पर्सन को हम, पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा आपका, और हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। हम का मतलब बिजनेस पेमेंट कर रहा है किसको? सुभाष को। तो सुभाष पैसा रिसीव करेगा, सुभाष पैसा रिसीव करेगा, तो सुभाष कौन हो जाएगा? रिसीवर। अगर रिसीवर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? डेबिट द रिसीवर, यानी हम सुभाष अकाउंट को यहाँ पर या सुभाष को यहाँ पे हम डेबिट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सुभाष। सुभाष क्यों लिख दिए? सुभाष को डेबिट क्यों किया? क्योंकि डेबिट द रिसीवर, डेबिट किए क्योंकि ये रिसीवर है पर्सनल अकाउंट के रूल से। सुभाष एक पर्सन है और पर्सनल अकाउंट के रूल से डेबिट द रिसीवर, डेबिट कर दिया हमने इसको। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सुभाष को डेबिट किया। अब इसको क्या देंगे? हम कैश पेमेंट कर रहे हैं। तो बिजनेस ने जो जैसे सुभाष था, सुभाष हो गया डेबिट द रिसीवर, और बिजनेस के पास से कैश चला जा रहा है। बात समझिएगा, बिजनेस ने सुभाष को दिया, तो सुभाष, मान लो ये सुभाष है, डेबिट द रिसीवर, सुभाष को हमने डेबिट कर दिया। बिजनेस से कैश चला जाएगा ना, जब सुभाष को पेमेंट करेंगे तो कैश किसके पास जाएगा? सुभाष के पास। तो बिजनेस से कैश चला गया, तो कैश क्या है? रियल अकाउंट है, जा रहा है बिजनेस से, क्रेडिट पार्ट गोज आउट, इसलिए हम यहाँ पे कैश अकाउंट को क्या कर दिए? क्रेडिट कर दिए। कर दिया मैंने क्रेडिट। और कितना कैश पेमेंट कर रहा है? 12,000 रुपये कैश पेमेंट करना था, लेकिन कितना पेमेंट कर रहे हैं? मात्र 8,000 रुपये। तो 8,000 से डेबिट और 8,000 से क्रेडिट, ये हमने कर दिया। नरेशन अब आप लिख लेना, यहाँ पर इसका नरेशन लिख देते हैं। बीइंग फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश, फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश, और यहाँ पे लिख दो नरेशन बीइंग कैश पेड टू सुभाष, ये लिख दो, खत्म बात। नरेशन लिखना ज़रूरी है। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर आपका 16 तारीख का ट्रांजैक्शन क्या कहता है? देखिए, डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत आसान है। 16 तारीख को कहता है आपका परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। तो हमने यहाँ पर गुड्स परचेज किया है। जब गुड्स परचेज करेंगे तो बिजनेस में क्या होगा? गुड्स आएगा तो बिजनेस का स्टॉक बढ़ेगा। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बिजनेस यहाँ पर गुड्स परचेज कर रहा है, तो स्टॉक बढ़ेगा। स्टॉक बढ़ेगा तो क्या करेंगे? स्टॉक बढ़ेगा तो आपका एसेट बढ़ेगा। एसेट है आपका क्या? रियल अकाउंट में आएगा, डेबिट वाट कम्स इन। तो बिजनेस में स्टॉक आएगा तो डेबिट लिख करेंगे, लेकिन हम परचेज का इस्तेमाल करेंगे गुड्स के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। डेबिट वाट कम्स इन, बिजनेस में गुड्स आया। रवि तो लिखा है कि रवि से परचेज किया, लेकिन कैश में पेमेंट किए हैं। अब देखिए, रवि से हमने परचेज किया है, मान लो ये रवि है और बिजनेस रवि से परचेज कर रहा है, तो यहाँ पर हम रवि लिखते हैं, लेकिन कैश में चूंकि बिजनेस पेमेंट कर रहा है इसलिए रवि का नाम लिखना जरूरी नहीं है। बिजनेस से क्या गया? कैश गया, इसीलिए यहाँ पर हम रियल अकाउंट के रूल से कैश आपका गया, क्रेडिट वार्ड गोज आउट, कैश को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कैश को हम यहाँ पे क्रेडिट कर दिए। रवि यहाँ पर है, लेकिन रवि यहाँ पर हम इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि रवि से हमको कोई लेना देना नहीं है। रवि को हम कैश पेमेंट किया, हम रवि से खरीदे, श्याम से खरीदे, राम से खरीदे, श्याम किसी से भी खरीदे हों, उससे हमको कोई मतलब नहीं। बिजनेस से कैश चला गया, अब किसके पास गया उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब दुकान में मान लो कि कहीं जाते हो, बस स्टैंड पर कहीं भी, आपको पानी प्यास लगता है, तो आप जो दुकानदार से खरीदते हो या जिस दुकान से खरीदने जाते हो उस दुकान का नाम या आप उस दुकानदार का नाम या उस दुकान का नाम आप याद नहीं रखते हो, क्योंकि आपको पानी से मतलब है। आपने पानी पी लिया, किस दुकान से परचेस किया था उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपने कैश उसको पेमेंट कर दिया। अगर कैश पेमेंट नहीं करता, उधार में आपको रहता, तब आप उसको दुकान का नाम या दुकान वाले का नाम याद रखने की ज़रूरत थी। उसी तरीके से यहाँ पर बिजनेस जो है परचेस किया है तो सामान आ गया और पेड कर रहा है, रवि को करे चाहे श्याम को करे, उससे कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। बिजनेस से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो हम सिर्फ कैश अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। कर दिया हमने क्रेडिट। अब परचेस रियल अकाउंट के रूल से डेबिट वार्ड कम्स इन एंड कैश चला गया, क्रेडिट वार्ड गोज आउट। कितने का आपका है? 7,500 का बिजनेस ने यहाँ पे परचेस किया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डेबिट साइड भी 7,500 का गुड्स आया बिजनेस में, और पेमेंट कितना किया? तो क्रेडिट वार्ड गोज आउट, यहाँ पे 7,500 रुपया बिजनेस से चला भी गया। तो डेबिट क्रेडिट हमेशा मैच करता आपका जाएगा।
इसके बाद 17 तारीख को क्या है, देखिए वही बात कह दिया आपका। इस बार फिर से जो है परचेस किया है बिजनेस गुड्स, लिखता है परचेस गुड्स फ्रॉम रवि। इस बार कैश नहीं लिखा है, इस बार रवि से परचेस किया है। तो सबसे पहले बात आप जान लीजिए कि चाहे कैश में परचेस करे, चाहे क्रेडिट में यानी उधार में परचेस करे आपका बिजनेस, यहाँ पर स्टॉक तो बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। नरेशन अभी हम लिख देंगे सारा, परचेज अकाउंट को यहाँ पे हमने डेबिट किया, ठीक, क्योंकि बिजनेस का स्टॉक बढ़ा तो डेबिट पार्ट कम्स इन, यहाँ पे बिजनेस का स्टॉक बढ़ गया इसलिए परचेज अकाउंट को डेबिट किया। अब टू क्या लिखेंगे, क्या कैश लिखेंगे, क्या पेमेंट किया है कैश को। यहाँ पर नाम लिखा हुआ है बच्चे, और जब नाम लिखा रहता है कैश नहीं लिखा है, नाम लिख दिया है। किसका नाम लिख दिया, किससे परचेस किया है बिजनेस ने, तो रवि से परचेस किया है। इसका मतलब कि रवि से उधार में परचेस किया है। अगर कैश में परचेस किया रहता तो रवि का नाम नहीं लिखता यहाँ पर, ठीक है। पिछले बार में रवि का लिखा नाम, लेकिन साथ में कैश भी लिख दिया इसका पिछला ट्रांजेक्शन में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रवि लिख के छोड़ दिया, कैश की जिक्र नहीं किया, कैश का जिक्र नहीं किया, सिर्फ रवि का नाम लिख के छोड़ दिया। इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, यानी बिजनेस ने उधार में रवि से सामान खरीदा है। तो यहाँ पे बिजनेस का स्टॉक बढ़ा, डेबिट वाट कम्स इन। ये तो एक पहलू हमने रिकॉर्ड कर दिया। दूसरा पहलू क्या है, किसने दिया है, रवि ने दिया है। रवि कौन है, पर्सन है, तो किस में आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में। और रवि ने दिया है बिजनेस को, यानी रवि कौन है, गिवर है। और गिवर है तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट द गिवर, हम रवि को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे रवि। क्लियर है बात। तो बिजनेस में आया, डेबिट पार्ट कम्स इन, परचेज अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, रवि ने दिया, क्रेडिट द गिवर, बिजनेस को दिया तो क्रेडिट द गिवर, इसलिए हम रवि को क्रेडिट कर दिए यहाँ पर। अब कितने का सामान परचेस किया है रवि से, 5,000 रुपये का सामान परचेस किया है, तो डेबिट साइड भी 5,000 रुपये सामान आया बिजनेस में, और रवि को उधार कितना चुकाना है बिजनेस को, 5,000 रुपये। रवि कौन है यहाँ पर, उधार में बिजनेस को दिया है, तो नियर फ्यूचर में बिजनेस को पैसा पेमेंट करना होगा रवि को, इसलिए रवि यहाँ पर है क्रेडिटर। कौन है, क्रेडिटर, बिजनेस का लेनदार है। क्लियर है बात। अब दोनों का नरेशन हम लिख देते हैं। नरेशन मतलब शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश और बीइंग परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। लिख दीजिए बीइंग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, या फिर आप इसको लिख सकते हैं कि बीइंग परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, ये भी आप लिख सकते हैं। दोनों ट्रांजेक्शन आपको समझ में आया। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते जाएंगे, वैसे वैसे चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी। शुरुआत में आपको हार्ड लगेगा, बाद में आप खुद ही इसको कर लोगे, है ना। चलिए 17 तारीख के बाद 20 तारीख का क्या है। 20 तारीख का है अबाउट मशीनरी फॉर कैश। मशीनरी खरीदा गया है बिजनेस में, कैश में परचेस किया गया है, तो मशीनरी बिजनेस के लिए एसेट होता है। आप रियल अकाउंट में आ जाओ, डेबिट वाट कम्स इन, बिजनेस में मशीनरी आया तो यहाँ लिखोगे मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करोगे। एसेट है, एसेट है तो एसेट का नाम लिखेंगे। गुड्स नहीं है, अगर गुड्स था तो यहाँ पे हम परचेज अकाउंट लिखते हैं। एसेट है तो एसेट का नाम लिखेंगे। तो डेबिट वाट कम्स इन, और बिजनेस से कैश चला गया तो कैश क्रेडिट वाट गोज आउट। तो मशीनरी आया, कम्स इन, तो डेबिट वाट कम्स इन, बिजनेस से कैश गया तो क्रेडिट वाट गोज आउट, तो यहाँ पे हम क्रेडिट कर दिए। मशीनरी को डेबिट कर दिया, डेबिट वाट कम्स इन, कैश चला गया, क्रेडिट वाट गोज आउट, हमने क्रेडिट कर दिया कैश को। ठीक है, नरेशन लिख दीजिए बीइंग मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। कितने का मशीनरी परचेज किया गया है, ये आपका 8,000 रुपये का मशीन है, तो 8,000 का मशीन बिजनेस में आया, डेबिट, 8,000 बिजनेस से कैश चला गया, क्रेडिट। क्लियर है। इसके बाद 20 तारीख के बाद 27 तारीख, 27 तारीख को क्या कहता है, देखिए 27 तारीख का आपका कहता है रेंट पेड। रेंट पेड किया है बिजनेस ने, तो बिजनेस ने रेंट पेड किया है। बिजनेस के लिए रेंट क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो कहाँ आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। एक्सपेंस है रेंट, तो किधर आ जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी जो भी एक्सपेंस होगा या लॉस होगा उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बिजनेस के लिए एक्सपेंस क्या है, रेंट है, तो रेंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। रेंट अकाउंट यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट, यहाँ पे आप सब लिख लेना, सारे में लिख लेना डेबिट
डेबिट, और जितना भी डेबिट है डेबिट के सामने डेबिट लिख लेना। रेंट आपके लिए बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो रेंट नॉमिनल अकाउंट के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, रेंट को डेबिट किए। और क्या जाएगा, रेंट पेड कर रहा है बिजनेस तो कैश पेमेंट करेगा, तो कैश कौन से अकाउंट में आ जाएगा, रियल अकाउंट में, और जा रहा है बिजनेस तो क्रेडिट पार्ट गोज आउट। हमने कैश को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। कितने का बिजनेस से रेंट पे किया है, 400 रुपये का, तो 400 से डेबिट हो जाएगा और 400 रुपये से यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है बात। अब आप देखिएगा तो आप देखिए कि डेबिट क्रेडिट जो है हमेशा और हमेशा दोनों साइड इक्वल आ रहा है, और जितने भी ट्रांजेक्शन को हमने रिकॉर्ड किया है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किया है। 4 तारीख को पहले और 2 तारीख को बाद में हमने नहीं लिखा है, या 10 तारीख को पहले और 5 तारीख को बाद में हमने नहीं लिखा है। क्रोनोलॉजिकल में 1 तारीख, 2 तारीख, 4 तारीख, 5, 10, 16, 17, 20, 27, ये आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड हो रहा है। इस सीक्वेंस को हम उल्टा नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका। अब टोटल कर दीजिए, यहाँ पर आप लिखिए लास्ट में टोटल रुपीज़ कितना हो गया। तो अगर आप टोटल करिएगा तो 1,16,900, यहाँ पर अगर आप टोटल करिएगा, डबल लाइन से इसको बंद करिएगा, 1,16,900 रुपये डेबिट साइड में भी, 1,16,900 रुपया क्रेडिट में भी। ये आपको हमेशा मैच करना ही है, क्योंकि जो जर्नल है वो बेस्ड है आपका डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पर, और डेबिट क्रेडिट जो है हमेशा और हमेशा इक्वल होता है, मैच करेगा। क्यों मैच करेगा कि हर ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट, और दोनों हमेशा बराबर होता है। ये बातें मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से आप जर्नल में रिकॉर्ड करोगे। ये आपको पहला एग्जाम्पल था या क्वेश्चन कह लो आप, मैंने आपको समझाया। इस फॉर्मेट पे ही आपको बनाना है, नरेशन के साथ आपको बनाना है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट, टोटल 5 कॉलम बनता है आपका, और इस तरीके से आप सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्म में। इसके पहले सेम ट्रांजैक्शन को आप देखोगे अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने प्लस एंड माइनस के फॉर्म में किया था। अब प्लस एंड माइनस जो है आप उस फॉर्म में नहीं करोगे। अब इसके अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद, जर्नल पढ़ने के बाद, आप जितने भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे सारा और सारा आपका डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्म में होगा। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लगातार आपको क्वेश्चन बताएंगे, सॉल्व कराएंगे, और सारे कंसेप्ट को समझाते जाएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के साथ ही। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।